हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस और प्लांक रेडिएशन लॉ। प्लांक, अभी तक आपने ऑप्टिक्स पढ़ी होगी। ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि व्हाट इज लाइट। अब यहाँ पर लाइट की दो स्टेज हैं। पहला, अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स, जिसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा क्या था कि प्रकाश एक तरंग है, एक वेव है, जिसमें हमने हाइगेंस की वेव थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ बेसिक फिनोमिना जैसे कि लाइट की इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब थ्योरीज को हमने फिजिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्लांक के उस, कह सकते हैं, क्रांतिकारी बदलाव की, जिसने फिजिक्स में एक नया आयाम दिया। इवन इसके पहले की जितनी फिजिक्स थी, जैसे मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मल, वो सब क्लासिकल फिजिक्स की कैटेगरी में गई। और क्वांटम के बाद जो क्वांटम को फॉलो करके आगे जितनी भी नई ब्रांच आई, जैसे कि एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस भी क्वांटम के अकॉर्डिंग थ्योरी है, वो सभी हमारी मॉडर्न फिजिक्स में है। तो उसी मॉडर्न फिजिक्स की जो शुरुआत है, जो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांक की, तो 1900 वो सन जो था, जिस सन में ये बदलाव आया, 1900 में प्लांक आए। और प्लांक ने एक कॉन्सेप्ट दिया रेडिएशन का, लाइट का। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा यहाँ पर कि द लाइट और एवरी रेडिएशन कंसिस्ट बाय द टीनी वेव पैकेट और एनर्जी बंडल नोन एज फोटॉन और क्वांटा। फोटॉन और क्वांटा। इसके अकॉर्डिंग कि कोई भी लाइट, कोई भी रेडिएशन जो है, वो छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों से बना हुआ है, जिसको उसने नाम क्या दिया? फोटॉन और क्वांटा का। जिसमें हर क्वांटा, हर फोटॉन की जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसने यहां पर दिया इक्वल टू एच न्यू। उसने कहा एवरी फोटॉन, एवरी क्वांटा हैविंग एनर्जी एच न्यू। ये इसके बेसिक्स थे। इस बेस पर अगर हम इस क्वांटम हाइपोथेसिस की बात करें, तो यहां पर हम बात करने चल रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अकॉर्डिंग रेडिएशन फार्मूले की और रेडिएशन लॉ की। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्लांक का कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे उन्होंने ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को डिफाइन किया, उसकी कौन से दो हाइपोथेसिस या एजम्पशंस थे जिसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर उसकी हम बात करें, तो उसने कहा एवरी बॉडी, इवन ब्लैक बॉडी और अदर बॉडी, एवरी बॉडी जो है कंसिस्ट है बाय द नंबर ऑफ एटम्स। हमने पढ़ा भी है एटॉमिक फिजिक्स में कि हर बॉडी क्या होती है? कंसिस्ट होती है बाय द नंबर ऑफ एटम्स। पर यहां पर इसने क्या कहा कि हर एटम के पास अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। इसलिए उसने हर एटम को नाम क्या दिया? प्लांक ऑक्सीलेटर। अब इस चीज को पहले हम साउंड से समझते हैं कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, देन फिर हम रेडिएशन के कॉन्सेप्ट पर आएंगे। अब जैसे हमारे देखिए इस चारों ओर की अगर हम बात करें, तो अगर हम ऑडियो की बात करें, तो पहले तो मैंने फिजिक्स में हमेशा कहा है कि नेचर्स लॉ की बात होती है। हमने जितने भी लोग पढ़े मिले हुएंगे, सबकी आवाज सुनी होगी। सबकी आवाज में कुछ ना कुछ एक अंतर है, जिसको हम पहचान लेते। जैसे किसी का फोन आया और उसका नंबर नहीं सेव है, पर हम तब भी कहते हैं कि अच्छा हाँ, ये इनका फोन है, हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उसकी आवाज को। तो वो गुण जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और इसी तरीके से अलग अलग पर्सन, सभी की ऑडियो है, सभी की 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की सोनिक वेव है, पर सभी की फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि सभी का गला एक ऑक्सीलेटर है, जो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। ऑडियो पहले से समझ रहे हैं।
ठीक इसी तरीके से कह रहे हैं ये गले के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक फाइबर है, अगर मैंने इसको इस पर हिट किया एक साउंड क्रिएट हुआ, उसकी अपनी आपकी फ्रीक्वेंसी है। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप लगी है, इस पर क्लिक किया आवाज़ कुछ और निकलेगी। बगल कंक्रीट है, इस पर हिट करेंगे आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। किसी मेटल पर, किसी सॉलिड बॉडी पर, किसी हॉलो बॉडी पर, वुड पर, पेपर पर, कहीं पर हिट करेंगे सबसे अलग अलग आवाज़ आ रही है। कह रहा है क्या फर्क है यहाँ पर? कह रहा है यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हर बॉडी के कंस्ट्रक्शन में जो एटम्स हैं उन सब की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। उसी को इसने यहाँ पर रेडिएशन में भी यूज किया। इसने कहा किसी बॉडी के जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर उसके जो एटम हैं वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करेंगे, और ऑक्सीलेट करने पर उसी फ्रीक्वेंसी के ही मल्टीपल में एब्जॉर्ब भी करेंगे और इमिट भी करेंगे। तो यही इसका पहला कॉन्सेप्ट है प्लैंक का कि एवरी बॉडी कंसिस्ट बाय द नंबर ऑफ एटम, जिसमें ईच एटम बिहेव एज एन ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर मतलब एक ऐसी डिवाइस जो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करे, उसे हम ऑक्सीलेटर कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बॉडी का हर एटम एक ऑक्सीलेटर है, एटॉमिक ऑक्सीलेटर है, जिसको उसने अपने नाम पर क्या कहा? प्लैंक ऑक्सीलेटर। उसको हम क्या कहेंगे? प्लैंक ऑक्सीलेटर। और साथ ही साथ उसने कहा अगर ऑक्सीलेटर है तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है तो उसके पास एनर्जी है। पर उसने एक शर्त यहाँ पर पहला कहा जो हम यहाँ पर लिखे हैं कि एन ऑक्सीलेटर, ये उसी की बात कर रहा है। प्लैंक ऑक्सीलेटर से हम एटॉमिक ऑक्सीलेटर कह रहे हैं। कह रहा है कैन हैव ओनली डिस्क्रीट एनर्जीज। डिस्क्रीट मतलब कि एक मल्टीपल, जैसे हमने कहा ना E बराबर NH-न्यू। उसने कहा जितने भी प्लैंक ऑक्सीलेटर है, जितने भी एटम्स हैं, उनकी जो एनर्जी होगी वो H-न्यू के मल्टीपल में होगी। तो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट इसने बॉडी के बारे में कहा कि हर बॉडी जो है उसके पास नंबर ऑफ एटम है, हर एटम एक ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, जिसके पास एनर्जी जो है वो H-न्यू के मल्टीपल में है। जैसे हमने ये कहा नहीं कहा कि कोई बॉडी के पास, सभी के पास समान एनर्जी होगी। यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर बॉडी के पास n एटम है तो हो सकता है उसमें से कुछ एटम के पास कोई एनर्जी ना हो, किसी के पास H-न्यू एनर्जी हो, 2H-न्यू एनर्जी हो, 3H-न्यू एनर्जी हो, डॉट डॉट, पर होगी हमेशा किसमें? H-न्यू के ही मल्टीपल में। ये इसका पहला हाइपोथेसिस फार्मूला, जो पहला कॉन्सेप्ट था, उसने बॉडी के बारे में कहा। दूसरा इसने क्या कहा इसी ला के आगे? इसने सेकंड ये कहा यहाँ पर कि वो जो ऑक्सीलेटर है ऑलरेडी हर एटम के पास एक है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी है, उसके पास एक एनर्जी है। अब वो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा तब भी H-न्यू के ही मल्टीपल में करेगा, वो इमिट भी करेगा तो H-न्यू के ही मल्टीपल में करेगा। तो वही हमने कहा द प्लैंक ऑक्सीलेटर डू नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। ये एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, ओनली इन जंप। वो जंप कर रहा है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में, जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एब्जॉर्ब कर रहा है H-न्यू के मल्टीपल में। इस चीज़ को एटॉमिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हमें मालूम है कि हर बॉडी के पास नंबर ऑफ एटम होते हैं, हर एटम के पास अपनी एक एनर्जी लेवल्स होते हैं, हर एटम का अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उनमें से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन से, जिससे उस एटम की स्टेट, उसकी एनर्जी डिसाइड हो रही है। तो हमने यहाँ पर कहा कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम यही कहते हैं कि एनर्जी या तो उसके पास अगर लोअर एनर्जी स्टेट है n बराबर H-न्यू, 2H-न्यू, 3H-न्यू, 4H-न्यू, तो कह रहा है पहली बात तो वो क्या होगा, उसके पास जो एनर्जी होगी हर एटम के पास वो H-न्यू के ही मल्टीपल में होगी हर एटम के पास। और जब ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब हमने कहा ये लोअर से हम यहाँ हायर में जा सकते हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, ये भी मूवमेंट हो रहा है, ये भी मूवमेंट हो रहा है। इन सब में आप देख क्या रहे हैं, हम H-न्यू से 2H-न्यू गए, 2H-न्यू से 3H-न्यू, 3H-न्यू से 4H-न्यू, तो हम जंप कर रहे हैं। और उस समय जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसी के अंतर की एनर्जी, 2H-न्यू माइनस H-न्यू के बराबर की एनर्जी, 3H-न्यू माइनस 2H-न्यू के बराबर की एनर्जी, 4H-न्यू माइनस 3H-न्यू, या 4 माइनस 2, 4 माइनस 1, जो भी होगा वो डेल्टा n इंटू H-न्यू होगा। अच्छा, इसी का उल्टा
अगर इमिट हो रहा है तो हमने कहा ये हायर से लोअर में आए, ये हायर से लोअर में आए, ये हायर से लोअर में आए। अब ये इमिट भी करेगा तो चूंकि इतने ही गैप के बराबर की एनर्जी वो वापस भी करेगा, तो वो भी क्या करेगा, एच न्यू के ही मल्टीपल में करेगा। मतलब जब इमिशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था उस समय भी एटम के पास एनर्जी क्या थी, एच न्यू के मल्टीपल में थी। अब ये एब्जॉर्ब भी क्या कर रहा है, एच न्यू के मल्टीपल में कर रहा है, इमिट भी कर रहा है, एच न्यू के ही मल्टीपल में कर रहा है। यही इसका कॉन्सेप्ट था किसी बॉडी के एब्जॉर्प्शन और इमिशन का, जो उसके नाम पर क्या कहलाया, प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस। अब कह देने से थ्योरेटिकली तो बात बनेगी नहीं, करा इसके लिए फार्मूला बताओ। तो उसी फार्मूले को अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्लांक रेडिएशन फार्मूला, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, प्लांक रेडिएशन हाइपोथेसिस कह सकते हैं, प्लांक रेडिएशन लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि हर बॉडी कंसिस्ट है बाय द नंबर ऑफ एटम, और हर एटम बिहेव कर रहा है एज ए ऑक्सीलेटर, जो उसके नाम पर प्लांक ऑक्सीलेटर कहलाए, जिसके पास हमने पहले हाइपोथेसिस कही थी कि उसके पास जो एनर्जी होगी हर एटम के पास वो इक्वल टू NH, जिसको आप हमारे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब हमारे उसके आगे हम उसके फार्मूले के डिराइव करने की बात कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्लांक रेडिएशन फार्मूला। अब अगर बात होती है यहाँ पर एनर्जी ऑफ रेडिएशन कैलकुलेट करने की, तो जैसा कि प्लांक ने कहा कि हर बॉडी कंसिस्ट है बाय द नंबर ऑफ एटम, तो हमने मान लिया कि कैपिटल N हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम है टोटल, या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांक ऑक्सीलेटर, प्लांक की भाषा में, जिस पूरे की एनर्जी जो है वो कैपिटल E है। अब हमारे पास n एटम है, मैंने ये भी कहा था कि सभी की एनर्जी बराबर नहीं होगी, हर मैटर की ऊपरी सतह, इंटरनल बॉडी, अलग अलग जहाँ पर अलग अलग एनर्जीज होती हैं। तो हमने मान क्या लिया, यहाँ पर हमने मान लिया कि n में से n0 ऐसे नंबर ऑफ एटम है जिनके पास कोई एनर्जी नहीं है, जीरो एनर्जी है, n1 है इनके पास h न्यू एनर्जी है, n2 है इनके पास 2h न्यू एनर्जी है, डॉट डॉट n3 n4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हम कह सकते हैं जिनके पास एनर्जी 3h न्यू 4h न्यू 5h न्यू डॉट डॉट होगी, जो कि प्लांक के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही है कि एटम के पास एनर्जी जो होगी वो h न्यू के ही मल्टीपल में होगी। तो अगर हमें यहाँ पर निकालना है मतलब फार्मूला कि किसी भी बॉडी से किसी दिए गए फ्रीक्वेंसी रेंज में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, तो हमें पहले उस बॉडी की एवरेज एनर्जी चाहिए होगी। वो बॉडी जिसको हमने कहा कि कंसिस्ट है बाय द नंबर ऑफ एटम बाय द नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पे पहले एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑक्सीलेटर। उसी फार्मूले को निकालने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करने चल रहे हैं एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑक्सीलेटर। अब जैसा कि हमने कंसिडर माना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ एटम हमारे पास n0 n1 n2 डॉट डॉट nr है, एनर्जी उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारी एनर्जी 0 h न्यू 2h न्यू 3h न्यू है। तो एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहले तुम क्या निकाल लो, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर हैं, और फिर उसके पास कितनी टोटल एनर्जी है। फिर आप टोटल एनर्जी में से टोटल नंबर ऑफ एटम या ऑक्सीलेटर को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज एनर्जी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग पहले स्टेप की बात करने चल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर। अकॉर्डिंग टू जो हमने कंडीशन ली है, जो माना हुआ है, थे तो टोटल n, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट है अकॉर्डिंग टू एनर्जी n0 n1 n2। तो हमने पहली लाइन क्या ली हुई है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर की n इक्वल टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये तो हमारा फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने कंसीडर किया हुआ है, लेकिन हमने कहा कि n1 किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्योंकि उसके पास एनर्जी h न्यू है। n2 किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट अलग किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि इतने एटम के पास 2h न्यू एनर्जी है। तो कह रहा है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एटम का एनर्जी के अकॉर्डिंग, उसके लिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है। वो है हमारा बोल्ट्जमैन फार्मूला, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन आर फार्मूला, जिसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि एनआर मतलब जैसे n1 n2 n3 डॉट डॉट nr, हमने एक r1 टर्म लिया हुआ जिसमें कह रहा है फार्मूले से
कि एन आर इक्वल टू क्या होगा, एन नॉट ई की पावर माइनस आर एच न्यू अपॉन के टी। ये हमारा बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला है, जिसको जब हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की वीडियो बनाएंगे उसमें इसका प्रूफ आपको मिलेगा। अभी हम अगर इस फार्मूले को यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमने यहाँ पे कहा कि r बराबर 0 तो हमारा आ जाएगा n0 की वैल्यू। r बराबर 0 रखते ही e की पावर 0 क्या हो गया, 1। तो हमारा पहला क्या हो गया, n0 का n0 ही रह गया। फिर हमने कहा n1, तो हमने कहा r बराबर 1 रख दो, तो क्या हो गया, n0 तो है ही है, e की पावर r बराबर 1 हो गया तो क्या बचा, माइनस एच न्यू अपॉन के टी। r बराबर 2 रखा, n नॉट ई की पावर माइनस 2 एच न्यू अपॉन के टी प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म तक हम जाएंगे। तो हमारे पास एक सीरीज बन गई, n नॉट प्लस n नॉट ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी प्लस n नॉट ई की पावर माइनस 2 एच न्यू अपॉन के टी डॉट डॉट। इस सीरीज को देखने पर लग रहा है कि ये सीरीज कौन सी है, जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज या गुणोत्तर श्रेणी, जो यूपी बोर्ड से हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी रेशियो में अनुपात बराबर हो, जैसे अगर इन दोनों का अनुपात आप देखें तो यहाँ पर इनका डिवाइड करेंगे तो अनुपात क्या दिख रहा है, r, रेशियो क्या दिख रहा है, e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। इनका अनुपात देखेंगे तब भी n नॉट कैंसिल होगा, अनुपात हमारा रेशियो क्या आएगा, e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, और यही सीक्वेंस कंटिन्यू है। तो अगर जीपी सीरीज है और अनंत पदों का है तो हमने पढ़ा हुआ है हाई स्कूल में ही कि जीपी सीरीज में अनंत पदों का योगफल क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r, जहां a क्या होता था, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, और r वही अनुपात जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, रेशियो की। तो इस पूरे सीरीज में पहला टर्म क्या है, n नॉट, तो पहला हमारा हो गया n नॉट अपॉन 1 माइनस r, तो 1 माइनस अनुपात कितना है, e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, जो कि क्या शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर शो कर रहा है। दूसरा क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, एनर्जी। अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जी की तो हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर, तभी उसके रेशियो से हमारी एवरेज एनर्जी आएगी। तो अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो हमने कंसीडर क्या किया था कि n नॉट नंबर ऑफ एटम के पास 0 एनर्जी है, n1 के पास h न्यू एनर्जी है, n2 के पास 2 h न्यू एनर्जी है, डॉट डॉट, ये सीरीज हमारी कंटिन्यू है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर की तो E, जिसको हमने कहा था टोटल एनर्जी है, क्या हो जाएगा, n नॉट गुणे 0, मतलब इनटू किया है हमने यहाँ, जो कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, प्लस n1 इंटू एच न्यू प्लस n2 इंटू 2h न्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारी टोटल एनर्जी को शो कर रहा है। फिर यहाँ पर बोल्ट्जमैन फार्मूला आएगा, जो कि यहाँ n1 है, n2 है, आगे डॉट डॉट n3 n4 आता। तो अगर हमने उससे वैल्यू रखी यहाँ पर तो ये तो चलिए गुणे इंटू 0 है, तो ये तो पहला टर्म 0 ही हो जाएगा। दूसरा हमने एच न्यू को बाहर किया, n1 यहाँ पे क्या ले लिया, n नॉट ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी प्लस 2h न्यू को बाहर किया तो n नॉट इंटू ई की पावर माइनस 2h न्यू अपॉन के टी प्लस डॉट डॉट डॉट, एक सीरीज बन गई। ठीक, जिसमें अगर हम पहले टर्म को पूरा कॉमन ले लें तो पहला टर्म हमारा क्या है, एच न्यू n नॉट ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, तो हमारा बचा क्या यहाँ पर 1 प्लस 2 ई की पावर माइनस 2 एच न्यू अपॉन के टी प्लस 3 ई की पावर माइनस 3 एच न्यू अपॉन के टी प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ये हमारा सीरीज बन गई है। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आइए आगे हम देखते हैं। अभी आपने देखा कि हमने बात की एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांट ऑसिलेटर की, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1, n नॉट ई की पावर n नॉट अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी था। देन हम कैलकुलेट कर रहे थे टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, तो हम इक्वेशन पहुंचे थे E इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी इंटू एच न्यू इंटू 1 प्लस 2 ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी प्लस 3 ई की पावर माइनस 2 एच न्यू अपॉन के टी प्लस डॉट डॉट। यहाँ तक अभी हमने देखा। अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज है। इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर सीरीज है ये ना AP है, ना GP है, ना HP है। ठीक है, तो आखिर है क्या? तो हम देख रहे हैं कि सीरीज इक्विवेलेंट किसके दिख रही है। देखिए यहाँ पर एक हमने सीरीज लिखी हुई है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर
इसकी अगर हम बात करें, ये हम इसको इतना अलग कर दे रहे हैं, ये हमने अलग से दिखाया हुआ है, 1 + 2x + 3x² डॉट डॉट, इस सीरीज की जो वैल्यू होती है, जो समेशन होता है अनंत पदों का, वो होता है 1/1 - x²। कहां से आया, कैसे इसको हमने ले लिया, तो क्या, चलिए इसको चेक कर लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से। बाइनोमियल का एक्सपेंशन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जो था 1 + x⁴n = 1 + nx + n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × x² डॉट डॉट। अब इसमें अगर इसकी वैल्यू रख दें तो आप देख रहे हैं कि हमने यहां पर क्या कहा, सोल्यूशन आएगा 1/1 - x²। ट्रांसफर होगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 - x⁻² 2। अब अगर हमने इसी थ्योरी को अप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म तो 1 है ही है, अब n बराबर -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे nx होगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 2x। देन अगला कहता है कि n × n - 1, तो -2 और -2 - 1 क्या होगा -3, मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -3 तो हो जाएगा +6 अपॉन फैक्टोरियल 2, कितनी होती है वैल्यू 2, तो 6/2 कितना होगा 3। तो हमारा थर्ड टर्म हमारा क्या है 3x² + डॉट डॉट, ये सीरीज उसी के इक्विवेलेंट आएगी। तो अगर ये सीरीज इसके इक्विवेलेंट है, जिसका ये समेशन है, तो इसको हम यहां पर यूज कर सकते हैं, जिसमें x हमारा क्या है e⁻ hν/kt। तो चलिए हमारा क्या हो जाएगा, इतना टर्म तो हमारा पहले से बाहर था, n0 e⁻ hν/kt × hν इंटू किया, सीरीज क्या हो जाएगी 1/1 - e⁻ hν/kt का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब हमने यहां पर ले लिया, तो इससे हमारा क्या आ गया, टोटल एनर्जी आ गई। अब हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर है, टोटल एनर्जी है। कैलकुलेट हमें क्या करना था, एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करना था प्लांट ऑक्सीलेटर का। तो एवरेज के लिए हमने बताया था क्या करेंगे, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल ऑक्सीलेटर। तो हम देखो ई बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, एवरेज एनर्जी को। ई बार हमारा क्या हो जाएगा E/N, E/N है यहां पर। तो टोटल एनर्जी हमने ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 से ले ली, देखिए वही लिखा हुआ है, hν पहले लिख दिया है, hν n0 e⁻ hν/kt अपॉन, ये अपॉन में था तो क्या हो जाएगा 1 - e⁻ hν/kt का होल स्क्वायर अपॉन n, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में आया था कितना n0/1 - e⁻ हमने यहां पर रख दिया। अब इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, ये जो पूरी टर्म है ये यहां पर स्क्वायर था, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, hν बचा हुआ है, हमने hν ले लिया, e⁻ hν/kt बचा हुआ है, हमने इसको लिया, और ये अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - e⁻ hν/kt। और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, इसको यहां पे ट्रांसफर कर दो अपॉन में, तो अपॉन में जब ले आओगे तो पहला टर्म हमारा क्या होगा 1 e⁻ hν/kt, तो वो हो जाएगा e⁻ hν/kt, और सेकंड टर्म क्या है e⁻ hν/kt, अपॉन में करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1। तो हमारा यहां पर आ गया एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांट ऑक्सीलेटर की। अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू आ गई hν/3 e⁻hν/kt - 1। तो इसको हम यहां पर अलग से लिख लेते हैं, ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें हमने कैलकुलेट किया है एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांट ऑक्सीलेटर, जो कि हो गया E बार इक्वल टू hν अपॉन e⁻hν/kt -1। ये हमारा है एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांट ऑक्सीलेटर। ठीक, इक्वेशन नंबर 4 क्या, यही इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखते हैं इससे हम प्लांट रेडिएशन फार्मूला कैसे निकालते हैं। ओके, आगे देखते हैं। हमने अभी यहां पर कैलकुलेट किया एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांट ऑक्सीलेटर ई बार, जो कि हमारा hν/e⁻hν/kt -1। तो अब हमें यहां पर उस बॉडी में जो नंबर ऑफ एटम थे, जिसको हमने यहां पे कहा कि बिहेव करने एज ए ऑक्सीलेटर, उसको हमने प्लांट ऑक्सीलेटर का उस पूरी बॉडी की एवरेज एनर्जी निकाल ली। अब एनर्जी हमें मालूम है कि मोनोक्रोमेटिक तो है नहीं, किसी बॉडी से अगर रेडिएशन हो रहा है तो एक रेंज होती है,
एक रेंज मिनिमम से मैक्सिमम उसमें हमें रेडिएशन मिलेगा। जैसे वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेंज बढ़ती जाएगी। इवन अगर आप सन को देखें तो उसके टेम्परेचर पर वो रेंज अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रा, इस पूरी रेंज का इमिशन होता है। तो जो रेंज है हमें यहाँ पर निकालना है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एनर्जी का, तो हमें निकालनी है डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि एनर्जी रेडिएटेड फॉर ए यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज और गिवन फ्रीक्वेंसी रेंज। तो उस पूरे रेंज में हमने एक स्मॉल रेंज मान ली, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू। तो पहला सवाल अब यहाँ पर यह आता है कि उस नंबर ऑफ ऑसिलेटर में इस रेंज की एनर्जी कौन रेडिएट कर रहा है। तो उसके लिए रेलीज ने एक फार्मूला दिया हुआ था जो कि हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, हमने यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू रेलीज RAYLEIGH लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ ऑसिलेटर बिटवीन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू जो है वो कैलकुलेट उन्होंने किया था अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। उसकी वैल्यू थी 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू। तो अब हमें यहाँ पर रेलीज की मदद से नंबर ऑफ ऑसिलेटर मतलब नंबर ऑफ एटम मिल गए जो कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज की एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, और हमें उस बॉडी की एवरेज एनर्जी भी कैलकुलेट हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 3 से। E बार इक्वल टू एच न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन KT माइनस 1। अब हमें निकालना क्या है कि उस रेंज से कितनी एनर्जी इमिट कर रही है, उसकी बात हम करते हैं। तो वही हमने कहा कि एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिनोट कर रहे हैं U से, जो कि यहाँ फ्रीक्वेंसी के टर्म में है तो U ऑफ न्यू इंटू डी न्यू। अब डेंसिटी होगी क्या, जितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर है और एवरेज एनर्जी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लिख दिया है E बार इंटू 8 पाई एच न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू। E बार की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से रख देंगे तो जाएगा एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन KT माइनस 1 इंटू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू। अब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा न्यू स्क्वायर और न्यू क्या हो जाएगा, न्यू क्यूब हो जाएगा, बाकी 8 पाई एस तो है ही है। तो हमारा यू न्यू डी न्यू जो कि एनर्जी डेंसिटी शो कर रहा है दिए गए फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू में, वो आ गया 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन KT माइनस 1। यही फार्मूला हमारा कहलाता है प्लांक रेडिएशन फार्मूला। ये हमारा फार्मूला किसके टर्म में है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द प्लांक रेडिएशन फार्मूला इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसको अगर वेवलेंथ में निकालना हुआ वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं प्लांक रेडिएशन फार्मूला इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। आइए हम देखते हैं इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। अभी हमने निकाला इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लांक फार्मूला यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन KT माइनस 1। अब अगर हमें इसमें वेवलेंथ के टर्म में चेंज करना है तो हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, न्यू बराबर C बाई लैम्डा। तो इस फार्मूले में हम पुट कर सकते हैं न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो अगर हमने पुट किया तो हमें यहाँ पे डी न्यू भी पुट करना है। तो डी न्यू के लिए क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। C बाहर है, 1 बाई लैम्डा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और फिर लैम्डा का हो जाएगा डी लैम्डा। तो डी न्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं -C बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। अब ये दोनों वैल्यू का उठाकर यहाँ पुट कर दे तो हमारा किस में आ जाएगा फार्मूला, यू लैम्डा डी लैम्डा जो कि बराबर है माइनस यू न्यू डी न्यू। अब पहले इस माइनस साइन को देखते हैं। जैसा कि फार्मूला दिखा रहा है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। जैसे अभी आपने ये जो फार्मूला निकाला हुआ था, आपने कहा कि रेंज हमारा न्यू से न्यू प्लस डी न्यू है, तो कोरेस्पॉन्डिंग अगर वेवलेंथ निकालेंगे तो आप कहेंगे कि लैम्डा से लैम्डा माइनस डी लैम्डा। ये तो आपके इक्विवेलेंट है, लेकिन एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो फार्मूला था प्लस डी न्यू, तो यहां होगा माइनस डी लैम्डा। तो ये माइनस साइन वही डिनोट कर रहा है। अब इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो फार्मूले में देखिए 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब तो हो गया बाहर, न्यू को यहां पर क्या रख देंगे C बाई लैम्डा।
तो c बाई लैम्डा कर दिया, तो यहाँ पे न्यू क्यूब था तो हो गया c बाई लैम्डा का क्यूब। डी न्यू की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस c बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा अपॉन, यहां पर देख रहे हैं न्यू है h न्यू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यू यहाँ पे c बाई लैम्डा तो हो जाएगा e की पावर sc अपॉन लैम्डा kt माइनस 1। तो हमने इसमें पुट कर दिया। अब देख क्या रहा है कि यहाँ पे c क्यूब है और यहाँ भी c क्यूब है, तो c हो जाएगा कैंसिल, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां तो हो गया प्लस 8 पाई h, इतना तो हमारा हो ही गया 8 पाई h, ये c है तो हमने यहां पर c भी ले लिया 8 पाई h c। अब यहां पे लैम्डा क्यूब है, यहां लैम्डा स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहां पर लैम्डा पावर 5 इंटू बचा ही क्या है डी लैम्डा अपॉन ई की पावर sc अपॉन लैम्डा kt माइनस 1। ये भी हमारा प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला है, बस किस टर्म में है, इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। तो अगर कहा जाए प्लांक फार्मूला इन टर्म ऑफ वेवलेंथ तो हम ये फार्मूला लेंगे। इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी तो ये हमारा इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी है प्लांक रेडिएशन फार्मूला। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी और बीएससी में भी दोनों में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लांक रेडिएशन फार्मूला। ठीक, जिसके आगे हम बाकी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।